हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, एक वीडियो हमारी हो चुकी है। मतलब एक फर्स्ट डे हमारा हो चुका है और सीरीज हमारी चल रही है फतेह सीरीज 2। इसमें हम दोनों को शामिल किए हुए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ आपको क्लियर किया जा रहा है कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर किया जा रहा है। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी और इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। इसमें टोटल आपको बुक्स में भी देखिए, अगर आज हम बात किसकी करेंगे, गैप की। तो यहाँ गैप में जो गैप है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसकी आज बातें होगी। और यहाँ पर आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, चाहे वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, चाहे वो इंड एएस इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, टोटल आपको जानकारी यहाँ मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो सही से देख ली, शिद्दत से देख ली, तो आपको कहीं से कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप इन्हीं नोट्स को बना लें। इन नोट्स के बाद आपको अगर लगता है कि कहीं कुछ कमी है, वैसे होगी नहीं, तो आप तब तब कहीं से और कोई बुक खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप देखें, यहाँ पर टोटल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मैंने आपके यहाँ शामिल करी हैं। यही नहीं है कि देखिए वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेंसेस, टोटल कुछ भी जो भी आपको चाहिए, जो भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। यहाँ पर इस वीडियो को देखने से आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही और साथ में आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि कॉमर्स कम्युनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजप्शन ए एस फर्स्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजप्शन एज पर ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फर्स्ट है आपका, वो क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मान्यताएं, कौन सी लेखांकन मान्यताएं होंगी। चालू व्यवसाय की मान्यता या संगति की, विवेक या रूढ़िवादिता की, चालू व्यवसाय संगति, उपार्जन, चालू व्यवसाय मुद्रा मापन या विवेक या रूढ़िवादिता, चालू व्यवसाय लेखांकन अवधि या उपार्जन। इंग्लिश में देखते हैं, गोइंग कंसर्न एजप्शन होती है, कंसिस्टेंसी होती है आपकी, और प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म एक ही होती है। तो ये होती हैं, ये किसके अकॉर्डिंग यूज होती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के, या फिर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। तो देखिए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल, ये जो होते हैं ये यूज की जाती हैं आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के। अब ये जो है तीनों, ये हैं क्या, तो इनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी 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 फंडामेंटल में ये आती हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग। आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो देखिए, ये रहे। यहाँ पर आप देखें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं आपके दो तरह के हैं ये। एक है आपके एक यहाँ पर इंक पेन चेंज कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक हो जाएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हमने देखे यहाँ पर, देखिए, एक आपकी गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी और एक्यूरल, ये जो हैं ये तीनों क्या है, देर आर द थ्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इशूड बाय आईसीएआई एंड कम्स अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। जो आईसीएआई के द्वारा इशूड की गई हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में आती हैं, ये फंडामेंटल, इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं बारी बारी से। ये गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एक्यूरल क्या है, तो इनको हम बारी बारी से देखेंगे। और देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, ये कन्वेंशंस दो तीन है आपकी, फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। ये तीन क्या है आपकी, ये तीन है आपकी कन्वेंशंस। उसके बाद आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और भी हैं, फंडामेंटल तो ये तीन ही हैं, और बाकी ये कौन से हैं आपके, ये हैं आपके बाकी अदर्स फंडामेंटल, मतलब बाकी के कॉन्सेप्ट। तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे कितने हो जाएंगे आपके, थ्री ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये हो गए और आपके थ्री ये हो गए, टोटल कितने हो गए कॉन्सेप्ट, 11। और आपकी कन्वेंशंस कितनी है, थ्री आपकी कन्वेंशंस हैं। मेन यही है, इसमें से क्या आप दो बना सकते हैं वो अलग है, लेकिन मेन तो यही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा
क्या था आंसर? अब आपका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पूछ रहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में कौन कौन सी एजेप्शन आती है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आखिर मीनिंग, नेचर बात करेंगे यहाँ पर। ये गैप की बात कर लेते हैं, जो मैंने लिखा था गैप। गैप आखिर क्या है, तो देखो इसको देखते हैं। गैप क्या है? ये होता है इसका पूरा नाम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है ये? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये होते क्या हैं? ये होते हैं रूल होते हैं, गाइडलाइन होती हैं, विद विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये वो रूल और रेगुलेशन होते हैं, ये वो गाइडलाइन होती हैं जिनकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मतलब अपने जो वित्तीय विवरण होते हैं उनको तैयार करते हैं। लेखांकन संचालित जो होता है वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमारे जो ये खाते होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्या होगा ये शॉर्ट में? वैसे लेंदी ये भी है, यहाँ फुल आपके पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा। आप इसको देखेंगे तो देखें यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से हाईलाइटर लेकर ही पढ़ना है आपको ये। आपको ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? गैप, आर सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, that define the according parameter and constraints with the accounting operates. These principles are the theory base. क्या है ये? थ्योरी है, थ्योरी बेस अकाउंटिंग। ये केवल क्या है? थ्योरी बेस अकाउंटिंग होती है। इनकी बेस पर क्या करते हैं हम? अपने स्टेटमेंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इनके आधार पर हम उनको तैयार करते हैं। किसके आधार पर? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर। तो क्योंकि ये क्या होती है? गाइडलाइन होती हैं, ये बताती हैं कि आखिर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने कैसे हैं। और दूसरी बात, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कुछ इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, किसने? आईसीएआई ने। और प्रेजेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई आर एप्लीकेबल। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? ये होते हैं आपके नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पर। काउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके बताए गए हैं कंपनीज 2030, वो एप्लीकेबल होते हैं कहाँ पर? कंपनीज पर, जो उनके लिए मैंडेटरी नेचर में होते हैं, उनको करने ही, उनको फॉलो करने ही होते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि भारत में कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आईसीएआई। और इसके अंडर में आता है आपका एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो वो आईसीएआई तैयार करता है। और इसने ये क्या है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये गाइडलाइन होती हैं, रूल और कॉन्सेप्ट होते हैं। इनके अगर टाइप की बात कर लें तो ये टाइप आ जाते हैं यहाँ पर। कितने टाइप्स हैं? ये यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के। अब बारी बारी से आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये क्या है? ये है बेसिक अजम्पशन या फंडामेंटल्स प्रोपोजिशंस विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिनमें जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग ऑपरेट्स करते हैं। और अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में देखें तो इनको बस हमें इतना याद रखना है कि ये है हमारे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल प्रोपोजिशन है, जिनकी हेल्प से हम स्टेटमेंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? मतलब लेखांकन परंपराएं। क्योंकि आपने इसमें देखा है परंपराएं अलग हैं, यदि कन्वेंशंस अलग हैं इधर, और इधर आपके कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या क्या होती हैं? तो जो कन्वेंशन होती हैं, लेखांकन परंपराएं, उद्यमों द्वारा समय समय पर अपनाई जाने वाली प्रथाएं या सिद्धांतों का परिणाम होती हैं। देखिए, जब आप सिद्धांत यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा भी होना जरूरी है, तो आप जो यूज करते हैं, जो आप बदलाव करके उसको यूज करते हैं, वो क्या बन जाती है? आपकी प्रथा बन जाती है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आउटकम्स है जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तब जो निकल कर आपके सामने प्रॉब्लम आती है उसका आप समाधान करते हैं।
या प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड। जब आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो जो आउटकम्स आती है आपकी प्रैक्टिस से, वो आती है आपकी कन्वेंशंस। तो ये क्या हो जाएंगे? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होगा? ये रिजल्ट होगा फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो बाय द एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है? आप फीचर इनके क्या क्या होते हैं? ये मेन मेड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके उसके बाद आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ये उनको डिटेल में है। अब जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे थे, वो वो क्या क्या होंगे उनकी यहाँ पर अलग आराम से आपको यहाँ पर ये डिटेल में दिया हुआ है। जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? ये कहता है सिद्धांत कि देखिए यह निर्धारित करता है कि लेखा पुस्तक में प्रविष्टि व्यवसाय की दृष्टि से दर्ज की जाए। किसकी दृष्टि से? व्यवसाय की दृष्टि से। मतलब ये कहता है कि आपको बिजनेसमैन को नहीं देखना है, आपको किसको देखना है? बिजनेस को देखना है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसे लेता है, कहने का मीन्स ये है बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसे लेता है तो उसको वापस उसमें रखने पड़ेंगे या बिजनेस उससे इंटरेस्ट ले सकता है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है मनी, जिसको कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेसमैन भी सॉरी बिजनेसमैन भी बिजनेस से उसको वापस ले सकता है या उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजर कहता है कि हम उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन टर्म्स को, जिन ट्रांजैक्शन को मनी में क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको मनी में हम माप सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताता है कि दैट बी मेड ऑफ द रिक्वायर्ड लॉ एंड दोज विच आइटम मटेरियल। केवल क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा या सिद्धांत भी इसको कह दे सिद्धांत कहेंगे इसको, पूर्ण प्रकटीकरण की सिद्धांत। तो कानून के अंतर्गत आवश्यक वस्तु और महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन रिलेटेड, वो सभी डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसमें कुछ छिपाना नहीं चाहिए। पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जो व्यवसाय का जीवन है उसको पीरियड में डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो पता नहीं वो बिजनेस कब तक चलेगा, लेकिन उसको ये मान लेना चाहिए कि हम एक अवधि बना लिए, जैसे 12 महीने की। 12 महीने हम देख लेंगे कि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जो लाइफ है बिजनेस की, उसको अवधि में तोड़ लेना चाहिए, जैसे कि 12 महीने की अवधि हो सकती है। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में जितनी भी होने वाली हानियां हैं, संभावित हानियां हैं, उनके लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉफिट होता है उसके लिए हमें पहले से ही प्रोविजन नहीं करना चाहिए। किसके लिए? केवल लॉस के लिए प्रोविजन करना चाहिए। मटेरियलिटी कहता है कि कोई भी वस्तु यदि वह व्यापार की दृष्टि से जरूरी है, अगर वो व्यापार के निर्णय को, उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करती है, तो उसको हमें मटेरियल मानना चाहिए और उसको रिकॉर्ड करना जरूर चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है? कि जो लागत अवधारणा है या इसको ऐतिहासिक लागत सिद्धांत भी कहते हैं, ये कहता है कि लेन देन भुगतान की गई कीमत पर दर्ज किए जाने की चाहिए, कि आप कितना भुगतान कर रहे हैं उसके लिए। ये नहीं आपने माना कितना है, नहीं, आप किसी चीज के लिए कितना भुगतान करेंगे उसकी कॉस्ट, उसी को ही आप मानेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि जितने भी लेन देन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और उसी के जितना क्रेडिट उसका होता है। डेबिट क्रेडिट एक ही अकाउंट्स की दो साइड होती हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर राजस्व को तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब उसे प्राप्त करने का आपको अधिकार हो जाए। ये नहीं है कि वो प्राप्त कब हो रही है, आपको ये देखो अधिकार कब हो गया। अगर आपने जनवरी में कोई सेल करी है तो आप उसे जनवरी की मानेंगे, चाहे वो आपको मिले जाकर मार्च में, लेकिन आप मानेंगे उसको जनवरी की ही। वेरिफेबल ऑब्जेक्ट कहता है कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, जो भी आप लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब उसका एविडेंस होना चाहिए। आप एविडेंस के बेसिस पर ही आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर जिस साल के आप व्यय को लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे संबंधित उसकी आय भी मैच करनी
चाहिए, मतलब आई और वी मैच करने चाहिए। अकाउंट, तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आपके ये पूरे आपके हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो और बाकी आप पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको इस पीडीएफ में टोटल यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आपको लिखे हुए हैं, कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है, कौन सी कन्वेंशन क्या कहती है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसकी बात करें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब व्यवसाय की इकाई अवधारणा के अनुसार, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा के अनुसार क्या होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना है। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। अगर बिजनेस के और बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। या फिर ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड, कंसीडर दैट देम टू बी वन सिंगल एंटिटी। उनको रिकॉर्ड तो किया जाता है, दोनों के जो भी बिजनेस के और बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन इनको क्या मानना है, दोनों को सेम एंटिटी मानना है। तो क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, मतलब जो व्यवसाय और उसके स्वामी के बीच लेन देन होते हैं वो व्यवसायिक दृष्टि से रिकॉर्ड किए जाते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से। तो ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बताया गया था कि बिजनेस, जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हमें किसकी तरफ से अकाउंट्स बनाने हैं, रिकॉर्डिंग किसकी तरफ से करनी है, हमें करनी है बिजनेस की तरफ से। बिजनेस को ध्यान में रखकर ही हमने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। द कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, रूढ़िवादिता की अवधारणा में क्या होता है, जितने भी संभावित लाभ और संभावित हानियों को ध्यान में रखा जाता है, इसमें दोनों को ध्यान दिया जाता है, हानि भी और लाभ भी, या फिर सभी लाभ और हानियों को, सब संभावित लाभ को और सभी संभावित हानियों को छोड़ दिया जाता है, या फिर सभी संभावित हानियां लेकिन संभावित लाभ नहीं। इसमें तो सी आपका आंसर यहाँ सही होगा, क्योंकि देखिए कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो फ्यूचर में, जो भविष्य में होने वाली लॉस है, हानियां हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए प्रोविजन करना चाहिए, लाभ का नहीं। लाभ के लिए कोई प्रोविजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना है जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, दूसरा नाम इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। तो आपको इसमें ये बताना है कौन सा इसमें सही डिफाइन करता है। आपको ऑप्शन देखने हैं और तब आपको बताना है कौन सा सही डिफाइन करेगा। तो देखिए फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है आपका। तो फर्स्ट में है आपका परिसंपत्ति, पहले इंग्लिश देख लें। एसेट्स आर सो इन द बुक एट द प्राइस which it was purchase plus cost of improvement minus depreciation till the date। कह रहे हैं कि जब आप अपनी किसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, जब आप किसी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें आपने प्राइस कितना पेड किया वो, प्लस आपने उसको इम्प्रूवमेंट करने में कितना एक्सपेंसिस किया उसको भी प्लस करना है, प्लस उसमें से फिर इसमें से माइनस करना है डेप्रीशिएशन। और जो बची उसके उस पर, जैसे कि आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और उस पर फिर आपने 10,000 रुपए और क्या कर दिया, उस पर इंप्रूवमेंट करने में 10,000 रुपए और लगा दिए, कितने हो गए 1,10,000। इसमें से जो डेप्रीशिएशन, अगर 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया, तो कितने की बची आपकी मशीन, 1,09,000 की। तो आपको 1,09,000 में ही रिकॉर्ड करना है। ये बताता है आपका क्या कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। A business that business enterprises will not be sold or liquidate in the near future known as। किस एक अवधारणा जिसके अनुसार क्या समझते हैं हम कि जो व्यवसायिक उद्यम है, जो हमारा बिजनेस है, वो आज निकट भविष्य में
ना तो बेचा जाएगा और ना ही समाप्त किया जाएगा। वह ऐसी ही कार्य करता रहेगा इसी लेवल पर। तो कौन सी अवधारणा है ऐसी? कौन सी अवधारणा बताती है इस बात को? चालू व्यवसाय की अवधारणा बताती है। आर्थिक इकाई, मौद्रिक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पहला। गोइंग कंसर्न यही कहती है कि बिजनेस जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से हमेशा ये बिजनेस चलता रहेगा। फ्यूचर में ये बिजनेस बंद नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द एक्युरल कॉन्सेप्ट, जो एक्युरल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द टाइम व्हेन दियर सेटलमेंट इन कैश। जो आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्या आप उनको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनको सेटल किया जाएगा? जैसे आज सैलरी देनी थी, आज सैलरी का टाइम पूरा हो गया है और आज है आपकी 25। ठीक है, मान लेते हैं आज क्या है 25 डे। आज सैलरी देनी थी 25, कह लेते हैं जुलाई। ठीक है, और आपको आज तो सैलरी दी नहीं आपने। आपने सैलरी जाकर दी 25 सितंबर को। तो अब इस ट्रांजैक्शन को बताइए, क्या आप सेटल कहाँ हुआ है? सितंबर में। था कब का ये? जुलाई का। तो आप इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? तो ये कह रहा है जब आप सेटल कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड करोगे 25 को, अब नहीं करोगे। या फिर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड। ये जब भी वो बिजनेस में आई तभी रिकॉर्ड होंगी। तो ये बात सही कह रहा है, जब बिजनेस में आती हैं, जब टाइम हो जाता है तभी रिकॉर्ड होंगी। मतलब सैलरी आज देनी थी तो आपको आज के यहाँ पर ही इसको लिखना पड़ेगा। ये चाहे ये नहीं दी तो ये आउटस्टैंडिंग कहलाएगी, बट इसकी रिकॉर्डिंग यही होगी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, संगति की परंपरा के अनुसार। कह रहे हैं, एक बार अपनाई गई लेखांकन नीतियां और प्रथाओं का पालन संगतिपूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंसी फॉलो। अगर आज आपने कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चूज किया है तो आप आने वाले साल में आगे भी उसी को यूज करते जाएंगे। ये कहता है कंसिस्टेंसी, सुसंगति। तो ऑप्शन आपका पहला ही यहाँ पर करेक्ट होगा। According to which of the following concept in determining the net income from the business, all costs which are applicable to the revenue period should be charged against the revenue। कह रहे कि आप जिस अगर 2025 का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस साल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी, और जितने भी इनकम से वो सभी यहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये कौन सा कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कहता है दो उदाहरण, दो पहलू होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो पैसा पेड किया है उसी पर ही आपको रिकॉर्ड करना है एसेट को, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। मनी मेजरमेंट कहता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जिस ईयर के आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका शुद्ध आय का निर्धारण करने के लिए उससे उस अवधि के राजस्व पर लागू सभी लागतों का उस राजस्व पर लगाना चाहिए। मतलब एक साथ वो मतलब दोनों ही यहाँ पर लिखे जाने चाहिए, आपका खर्चा भी और आपकी इनकम भी। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो उस पर स्टॉक का मूल्यांकन होना चाहिए। जो आपका स्टॉक है उस स्टॉक को आप कितने का कहेंगे, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कितने पर कहेंगे? देखिए, एक तो है मार्केट में वैल्यू उसकी क्या है, और एक थी आपकी कॉस्ट जितने में आपने उसको खरीदा था। तो इनमें से कौन से पर रिकॉर्ड करोगे आप? कॉस्ट पर या जो मार्केट में वैल्यू है?
तो इस बात की जो बात होती है कि इनमें से जो भी कम होगा उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कौन सी कन्वेंशन है? कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, या मैचिंग कॉन्सेप्ट है? तो ये होती है आपकी कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद की अवधारणा। ये कहती है कि आपको फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको ध्यान में नहीं रखना है। विच ऑफ दीज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजप्शन? अब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजप्शन कौन सा नहीं है? कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, गोइंग कंसर्न, या बिजनेस एंटिटी? तो सही आंसर होगा बिजनेस एंटिटी, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया था आपकी एक कैग जो होती है CAG कैग, ये तीनों क्या है आपका? कंसिस्टेंसी, एक्यूरल और गोइंग कंसर्न। ये सभी क्या है? ये होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजप्शन, ये होती हैं। किसी इकाई के जीवन काल के दौरान लेखांकन में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं? तो जो आप वित्तीय विवरण तैयार करते हो, वित्तीय विवरण मतलब जो आप अकाउंट्स बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो वो आप कौन सी अवधारणा या कौन से प्रिंसिपल के आधार पर बनाते हो? मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर, या कंजर्वेटिज्म के, अकाउंटिंग प्रिंसिप पीरियड के, या कॉस्ट के? तो सही आंसर होगा आपका अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि आप मानकर चलते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो इस बिजनेस को आप छोटे छोटे पीरियड में बांट लेते हो और हर पीरियड में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो कि आखिर इस ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। तो ये हो जाएगा आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। संपत्तियों का लेखा जोखा उन्हें खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत पर किया जाना चाहिए, यह सिद्धांत कौन सा है? कह रहे कि जितना आपने, अगर आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की और उस पर आपने लगवाने में, उसको जब तक वो चालू होती है आपने 10,000 रुपए और खर्च कर दिए, तो आपकी मशीन 1,10,000 रुपए की लिखी जाएगी। इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो ये कहता है आपका उपार्जन अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन, या प्राप्ति अवधारणा? एक्यूरल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट, या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? तो ये कहता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना पेड किया है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है आपका एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रोविजन इज मेड फॉर द अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी दैट has been consumed during the period. The statement is based on। लेखा अवधि के अंत में उस अवधि के दौरान उपभोग की गई बिजली के लिए बकाया बिल की राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। भाई आपने जो था इलेक्ट्रिक बिल, इस साल आपने 10,000 का पेड कर दिया, लेकिन इस साल का हुआ था 11,000 का। तो आपको इसमें वो भी लिखना है जो पेड नहीं किया, 1,000 का पेड नहीं किया, इसको भी लिख जोड़कर तब 11,000 का दिखाना है। तो ये इसी को कह रहा कि ये जो एडजस्टमेंट है ये की जानी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। Accrual fee of the student of 2 years, 1 lakh was received by the school in the year of the admission itself. What will be the accounting treatment as per the revenue recognition principle? कह रहे देखिए 1 लाख रुपए की फीस है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल के एनुअल फीस जो है स्टूडेंट की आने वाले 2 साल की कितनी है? 1 लाख रुपए है। तो बताइए अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसको राजस्व मान्यता का सिद्धांत आप यूज कर रहे हैं, तो बताइए क्या इनमें से सही होगा? प्रवेश के वर्ष में 1 लाख रुपए को राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, या फिर प्रवेश के बाद के वर्ष में 1 लाख को राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए,
या पहले वर्ष में 50,000 को राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और शेष 50,000 को दूसरे वर्ष में मान्यता दी जानी चाहिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहता है कि देखिए 50,000 को तो आपको मानना चाहिए कि ये पहले साल की रेवेन्यू है और बाकी जो बची 50,000 है उनको आने वाली सेकंड ईयर की रेवेन्यू माननी चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। आगे देखते हैं। अ कंपनी डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ स्किल ग्रांटेड बाय इट्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड हियर। कह रहे हैं एक कंपनी अपने कर्मचारियों के द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त कौशल के मूल्य को विवरण में शामिल नहीं करती। जो एम्प्लॉय की स्किल है, आप ऐसे समझ लीजिए सीधा, एम्प्लॉय की जो स्किल है उसको कंपनी क्या नहीं करती है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती है। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो ये कहता है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि हम केवल उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको पैसे में मापा जा सकता है, रोकड़ में मापा जा सकता है। अब यहाँ उनकी स्किल को कोई पैसे में तो बता नहीं सकता। ऑन विच कॉन्सेप्ट राइटिंग ऑफ बैड डेफ्ट इज एग्जाम्पल। जो आप बैड डेफ्ट राइट ऑफ करते हैं उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, कौन सी आपकी प्रिंसिपल होता है? तो वो होता है आपका प्रूडेंस। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हैज एडॉप्टेड। जब ये एग्जिस्टेंस में आया, कौन? IASB। और इंडिया में कौन सा है? ASB। ये इंटरनेशनल है। तो जब ये अस्तित्व में आया, इसने क्या किया? इसने सभी IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो आपके SIC थे, कमेटी के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड थे, वो या सब किसको अपनाया? तो इसने देखिए सभी जितने भी IAS थे और SIC थे, उन सभी को इसने अपनाया, सभी को इसने फॉलो किया। इंड ASR, इंड एएस जो भारत में इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। और हाँ, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, मैंने पूरी टेबल आपके लिए इसमें दी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या बताता है। तो आपको याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या बताता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आप कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है आपको उसको डिस्क्लोज करना है, कौन सी पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दूसरा बताता है, कैश फ्लो कैसे बनाना है वो तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। और यही नहीं, देखिए ये क्या है, ये तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, ये तो ये है। तो और मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो दिए गए वो तो ये है। साथ में जो टेबल आपको मिलेगी इसके, आपको इसमें साथ में वो भी मिलेगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2013 के द्वारा आपको बताए गए हैं, वो भी उसकी भी टेबल शामिल है इसमें। और फिर आपके जो इंड एएस, क्योंकि भारत ने क्या किया है, भारत ने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको पूरी तरह से फॉलो ना करके उनमें चेंज करके फिर अपने यहाँ पर यूज करता है। तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इनकी भी ये टेबल आपके पास मैंने इसमें अटैच पूरी कर दी है। इन्वेंट्री अकाउंट इंड इंड AS2 में क्या बताया जाता है? इन्वेंट्री। तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं, ये भी इसमें लिखा गया है। इन सब को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसकी PDF में मैंने सबको लिख दिया है। तो बात कर रहे थे हम क्वेश्चंस की अपने। तो इंड AS जो होते हैं ये होते हैं आपके प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। एसेट्स में बी वैल्यूड अंडर इंड AS ऑन, तो एसेट इंड AS में वैल्यूड जो की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, ये भी याद रखना है आपको। प्रूडेंस हो या कंजर्वेटिज्म, ये क्या बताता है? एंटिसिपेट इनकम्स गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बट एंटिसिपेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या ये बताता है? नहीं, ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ कह रहा कि जो रिकग्नोज हमें जो एंटिसिपेट करना है किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए तो नहीं करना है, इनकम के लिए करना है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है इनकम के लिए तो प्रोविजन कर लो, लाभ के लिए, लेकिन किसके लिए मत करो, लॉस के लिए। तो ये उल्टा बता रहा है, गलत बता रहा है। दूसरा है रीजन, अ फिक्स एसेट, अ फिक्स एसेट उसका डिफरेंट अमाउंट 2 लाख should be recognized based on the above statement which the above option is correct। मतलब बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 5 लाख, हैज मार्क्ड वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू है 25 लाख, तो कह रहे हैं हम उसको 20 लाख में लिखेंगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए क्या, ये कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है ये भी गलत है, ये भी नहीं कहता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यहाँ सी सही होगा। बोथ दोनों ही यहाँ पर गलत है। अंडर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग लाइफ ऑफ बिजनेस कंसीडर इनफाइनाइट। जो गोइंग कंसर्न अजप्शन है उसमें ये समझा जाता है कि जो आपकी जो आपका बिजनेस है वो इनफाइनाइट चलेगा, हमेशा चलता रहेगा, सही बात कह रहा है। Depreciation is provided each year because of accrual concept of accounting principle। क्या इसको फॉलो करते हैं? करें डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो एक्रूरल कॉन्सेप्ट की वजह से किया जाता है, ठीक बात है किया जाता है, लेकिन यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही होगा। रेवेन्यू इज मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ईच ईयर। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था है? If revenue is recognized as earned, its related cost, whether paid or not, should be recognized। तो दोनों ही जो है यहाँ पर आर बी ए भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू। लेखांकन मानक निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होते हैं? कंपनियों पर, एकल स्वामित्व पर, साझेदारी पर, या गैर व्यापारिक संगठन पर। कंपनी पर भी होंगे, सोल प्रोपराइटर पर भी होंगे, पार्टनरशिप पर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको 2 कॉलम दी गई हैं, आपको मैच करना है। देखिए गोइंग कंसर्न को सबसे पहले सबसे इजी यही समझा जाता है, इसी को मैच कर लीजिए। एडवांस रिसीव्ड की बात करेगा, या वैल्यूएशन ऑफ एसेट की बात करेगा, या प्रोविजन मेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, या फिक्स कॉस्ट आर कीप्ड इन द बिजनेस जनरेटिंग बेनिफिट इन द फ्यूचर नॉट फॉर इमीडिएट सेल। तो गोइंग कंसर्न को किससे मैच करेंगे आप? इसको आप कहेंगे कि फिक्स एसेट आर कीप्ड इन द बिजनेस फॉर जनरेटिंग बेनिफिट्स फॉर फ्यूचर नॉट फॉर इमीडिएट सेल। ये जो हमने बिजनेस में एसेट खरीदी है ये अभी के लिए नहीं, ये तो हमने खरीदी है कि इससे लाभ हमेशा मिलता रहेगा। एडवांस रिसीव्ड फॉर द आउटकम्स इज नॉट टेकन इनकम और सेल, ये क्या कहता है? ये कहता है आपका, ये कौन सा बताएगा? ये बताता है प्रोविजन इज एक्रूरल, क्या कहता है? Provision is made for amount outstanding for the electricity consumed during the accounting period। ये तो मैचिंग कहेगा। देखिए 4 का तो आपका यहाँ जैसे कह रहा है आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो ये तो कॉस्ट हो जाएगी। एक तो ये हो गई, ये होगी कॉस्ट आपकी। पीछे से देखते हैं 4 पर। अब 4 का आपका क्या हो गया, सेकंड ये रहा, तो यहाँ से आंसर सही आ रहा है। 3 का देखते हैं मैचिंग, मैचिंग का क्या है यहाँ पर, 1 देखते हैं मैचिंग का। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम, इसको इनकम नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, और एक्रूरल का किससे हो जाएगा फर्स्ट? ये हो जाएगा आपका कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके लिए भी प्रोविजन करना चाहिए, एक्रूरल कहता है। और गोइंग कंसर्न का हो जाएगा आपका
फिक्स एसेट के लिए ये हो जाएगा आपका फोर। सेकंड का क्या हो जाएगा आपका फोर, तो ऑप्शन आपका एक ए करेक्ट होगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे कि इसमें से कौन सी अमूर्त संपत्ति नहीं है। इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल या ट्रेडमार्क। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्योंकि मशीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या नहीं कहेंगे, इसको इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं कहेंगे। बाकी गुडविल और ट्रेडमार्क और पेटेंट को, तो ये सभी किस में आती है, आपकी इंटेंजिबल एसेट में आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, practice of appearing notes regarding contingent liability in accounting statement in the present to। लेखांकन विवरण में संयोगिक दायित्वों का संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसका अनुपालन है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये होता है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर अपनी क्लास को करते हैं अब पूरा, क्योंकि देखिए यहाँ जितने भी नोट्स है मैं आपको पूरे आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। और ये ध्यान रखना कि इसमें थोड़े से लास्ट में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको क्वेश्चन थोड़े से टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, जहां से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू है, तो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप उन्हें जरूरत हो तो आप देख लें, अदरवाइज ना देखें इनको। क्योंकि देखिए यूपी में तो इनको पूछा जाएगा नहीं, आरपीएस में इनको जरूर पूछा जाएगा, तो इनको आप देख लेंगे। वैसे बाद में कराएंगे हम पूरे। बाकी यहाँ पर आप पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी, पीडीएफ रूप में। अभी नहीं, लेकिन हाँ एक दो दिन में आपको ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।